चैन से सोना है तो जाग जाइए और चैन से यूपीएससी की तैयारी करनी है तो ये टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कीजिए, प्री मिक्स स्लीपी क्लासेस। दोस्तों, स्वागत करता हूं आज के इंटरनेशनल रिलेशंस के प्री मिक्स में। 5 सवाल 10 मार्क्स की गेम रहेगी और एक छोटा सा आपको रिक्वेस्ट करूंगा, वीडियो के अंत में जितने भी आपके मार्क्स बनते हैं सही सलामत निकोट कमेंट सेक्शन में बताइएगा, नेगेटिव मार्किंग समेत। इस टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करने के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया है, वहां जाइए, क्लिक करें और इस प्रीमिक्स स्लीपी क्लासेस के टेलीग्राम ग्रुप का हिस्सा बनिए। पहला सवाल आपकी स्क्रीन पे ये रहा, आईसीसी के बारे में पूछा जा रहा है। क्वेश्चन तो मैं नहीं पढ़ूंगा, क्वेश्चन आप ही पढ़ेंगे और यहां पे पॉज करेंगे, पॉज करके हर एक स्टेटमेंट को पढ़ेंगे और बताएंगे अच्छे बच्चों की तरह कि क्या आपको सही आंसर लग रहा है। आईसीसी के बारे पहले भी बहुत बार हमने बातें करी हैं। जो बच्चे अभी 2024 या 2025 के एस्पिरेंट्स हैं, अभी नई नई तैयारी शुरू कर रहे हैं, तो आईसीसी के बारे जरूर पढ़िए। आईसीसी के बारे फ्यू मिनट्स पे एक वीडियो भी मैंने बनाया था, सर्च करेंगे आईसीसी स्लीपी क्लासेस, आपको वो वीडियो दिख जाएगा। तो क्या सही जवाब है? देखिए, सही जवाब है कि केवल 2 स्टेटमेंट्स इनमें से सही हैं। इंडिया एक मेंबर कंट्री आईसीसी का नहीं है। पहला और तीसरा स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट बनता है। आईसीसी स्थापित किया गया था 1998 की ट्रीटी रोम स्टैच्यू के द्वारा, तो पहला स्टेटमेंट सही है। हेडक्वार्टर इसका हेग नेदरलैंड्स में है। इसका तीसरा स्टेटमेंट यानी कि किसी भी देश में जेनोसाइड हो रहा है, वॉर अगेंस्ट ह्यूमैनिटी हो रहा है, औरतों को बच्चों को मारा जा रहा है, क्राइम्स अगेंस्ट ह्यूमैनिटी हो रहा है, तो आईसीसी ऐसे लोगों को परसिक्यूट करती है जो कि इस तरह के दंडनीय अपराध कर रहे हैं। तो स्टेटमेंट 3 भी सही है। 123 देश हैं इस आईसीसी के मेंबर्स। अब आईसीसी और आईसीजे में कंफ्यूज मत होना। इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट एक तरफ है, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस वो और चीज है। इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस एक यूएन का ऑर्गन है, ठीक है, उसके ऊपर भी वीडियो बनाया हुआ है मैंने। यदि आप अगर आईसीजे स्लीपी क्लासेस करेंगे तो उसके सामने उसके लिए भी आपको एक वीडियो दिख जाएगा। यूएसए इसका मेंबर नहीं है, सिग्नेटरी नहीं है। इंडिया और चाइना ने भी इस ग्रुपिंग में मेंबरशिप नहीं ली है। मैं आपको पहले मैप दिखा दूं। देखिए, अब 3 तरह के यहां पे आप कंट्रीज देख रहे हैं। एक तो जो कि नॉन सिग्नेटरी हैं, तो इंडिया, चाइना, इन सब देशों ने तो कभी साइन ही नहीं किया था आईसीसी के स्टैच्यू को। अब जहां तक रशिया की बात आती है, यूएसए की बात आती है, अभी पीछे आपने करंट अफेयर्स में पढ़ा होगा, व्लादिमीर पुतिन को परसिक्यूट किया गया था। आईसीसी के द्वारा ऑर्डर आया था कि पुतिन को अरेस्ट किया जाएगा, बिकॉज पुतिन की आर्मी ने पुतिन के निर्देश पे जाके यूक्रेन में औरतों को, बच्चों को काफी मारा है, अटैक किया है। लेकिन जहां तक अमेरिका और रशिया की बात आती है, तो इन्होंने साइन जरूर किया था स्टैचू को, लेकिन इन्होंने अपने संविधान में या अपने पार्लियामेंट में कोई ऐसा कानून नहीं बनाया, यानी कि रैटिफिकेशन नहीं किया रोम स्टैचू की ट्रीटी को। यानी कि इन दोनों कंट्रीज ने साइन किया पर रैटिफाई नहीं किया। लेकिन द फैक्ट ऑफ द मैटर इज कि अगर आपने रैटिफिकेशन नहीं किया टू द प्रोविजंस ऑफ द आईसीसी, तो भी आप मेंबर नहीं कहलाएंगे, ठीक है। और जो कंट्रीज मेंबर्स हैं आईसीसी के, वो ये ग्रीन कलर कह लीजिए या ब्लू कलर कह लीजिए, उसके साथ शेडेड है। तो जापान और बहुत सारे अफ्रीकन देश, अफगानिस्तान, लैटिन अमेरिका, कनाडा, ये सब देश जो है, मेक्सिको, ये सब देश जो हैं, ये आईसीसी के मेंबर्स हैं। Unlike the International Court of Justice, ICC is not a component of the UN. The cooperation between UN and ICC is controlled by a separate agreement. ICJ is in fact UN का is one of the 6 main organs. बाकी organs कौन से हैं UN के, ICJ के अलावा, वो आप कमेंट सेक्शन में बताएंगे। जरा टेस्ट करें कि आप कितना ईमानदारी से वीडियोस को देख रहे हैं, ठीक है। आईसीजे की स्थापना 1945 में करी गई थी। इसका हेडक्वार्टर भी द हेग नेदरलैंड्स में है, यानी कि हेडक्वार्टर दोनों आईसीसी और आईसीजे का एक ही तरफ है। अब ये क्यों मैं बात कर रहा हूं, बिकॉज साउथ अफ्रीका में ब्रिक्स समिट आने वाला है कुछ ही दिनों में, 1-2 सप्ताह में। अब ब्रिक्स में रशिया भी मौजूद है, लेकिन अब साउथ अफ्रीका क्योंकि मेंबर है आईसीसी का, और आईसीसी ने अरेस्ट वारंट इशू किया था मार्च 2023 में अगेंस्ट व्लादिमीर पुतिन। अब साउथ अफ्रीका को मजबूरन व्लादिमीर पुतिन को अरेस्ट करना पड़ेगा यदि वो साउथ अफ्रीका में ब्रिक्स समिट पे आते हैं। तो साउथ अफ्रीका ने कहा है पुतिन भाई साहब को कि भैया आप ना आइए, अगर आप आएंगे तो हमको अरेस्ट करना पड़ेगा, क्योंकि हम तो, देखिए आप तो है नहीं, लेकिन हम तो रोम स्टैच्यू के सिग्नेटरी हैं, हम तो आईसीसी के मेंबर हैं, तो ऐसे बहुत शर्म की बात होगी। साउथ अफ्रीका ने हालांकि यूक्रेन रशिया के युद्ध में कहा है कि हमारा स्टैंड न्यूट्रल है, लेकिन क्योंकि साउथ अफ्रीका मेंबर ऑफ आईसीसी है, इस करके इन थ्योरी ऑब्लिगेशन साउथ अफ्रीका के ऊपर पड़ती है कि जो अरेस्ट वारंट है वो साउथ अफ्रीका एग्जीक्यूट करेगा यदि व्लादिमीर पुतिन वहां आते हैं ब्रिक्स समिट के लिए।
अगला सवाल बहुत इजी सवाल है, बहुत ही इजी सवाल है। आईआर में तो वैसे मैं कहता रहता हूं कि अगर आपने मार्क्स स्कोर करने हैं प्रीलिम्स में ज्यादा, यदि आप अपने मार्क्स को 10-15 एनहांस करना चाहते हैं, तो आईआर के 5, 6, 7, 8 जितने भी क्वेश्चंस आते हैं वो सही होने चाहिए, इजी होते हैं। तो सीबीएएम के बारे में बात पूछी जा रही है और बिल्कुल सही जवाब यूरोपियन यूनियन। तो यूरोपियन यूनियन ने फॉर्मुलेट करा था कार्बन बॉर्डर एडजस्टमेंट मैकेनिज्म। इनफैक्ट ये COP27 शर्म एल शेख में जो पिछले साल हुआ था, वहां पे ये कार्बन बॉर्डर एडजस्टमेंट मैकेनिज्म के बारे में बात करी गई थी। हालांकि सीबीएएम ये जो मैकेनिज्म है ये 2021 में ऑन द साइडलाइंस ऑफ द ग्लासगो समिट, जो COP26 समिट यूके में ग्लासगो में हुआ था 2021 में, तब ये मैकेनिज्म को सेट करा गया था। बेसिकली ये मैकेनिज्म कहता है कि यूरोपियन यूनियन के जो देश है ना, वो अब उन्हीं देशों के साथ ट्रेड करेंगे जो कि लेस कार्बन इंटेंसिव प्रोडक्ट्स बनाते हैं। जो देश अभी भी व्यापार कर रहे हैं ईयू के साथ, यदि वो ये ट्रांजिशन नहीं लेके आ पाए लेस कार्बन इंटेंसिव प्रोडक्ट्स बनाने का, तो यूरोपियन यूनियन उन देशों के ऊपर और ज्यादा टैक्स चार्ज करेगा। और ये रोल आउट होगा, ये जो एक तरह से पेनल्टी टैक्स है उन देशों के साथ जो कि हाई कार्बन इंटेंसिव प्रोडक्ट्स बना रहे हैं, ये रोल आउट किया जाएगा 1 जनवरी 2026 से। तो हाई कार्बन इंटेंसिव सेक्टर्स कौन से हैं? आयरन एंड स्टील हो गया, एल्यूमिनियम हो गया, सीमेंट, फर्टिलाइजर, इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन एक्सेट्रा। ठीक है, तो कार्बन बॉर्डर टैक्स इन्वॉल्व करेगा इंपोजिंग एन इंपोर्ट ड्यूटी ऑन अ प्रोडक्ट विच इज मैन्युफैक्चर्ड इन अ कंट्री with more strict climate rules than the one buying it। तो दोस्तों आगे बढ़ने से पहले आपको हमारी प्रीलिम्स की टेस्ट सीरीज के बारे में बताना चाहता हूं। तो वैसे तो अभी आप सही समय है आंसर राइटिंग करने के लिए, और अभी बैलेंस बना के रखें। अगले साल अगर आप पेपर दे रहे हैं, आंसर राइटिंग भी करें, ऑप्शनल की आंसर राइटिंग भी करें, और साथ के साथ टाइम लगे हफ्ते में एक बार प्रीलिम्स के टेस्ट भी जरूर दें। बिकॉज प्रीलिम्स की टेस्ट सीरीज अब देखा जा रहा है प्रीलिम्स बहुत ज्यादा कॉम्पिटिटिव हो रहा है, बहुत अजीबोगरीब क्वेश्चंस आ रहे हैं। तो ये सारी बातों का ध्यान रख के लेटेस्ट पैटर्न के हिसाब से हम अपनी यूपीएससी की प्रीलिम्स टेस्ट सीरीज लेके आ रहे हैं, फुली अलाइंड विद द न्यू यूपीएससी पैटर्न। क्या नाम है इस प्रोडक्ट का? इसका नाम है परख। तो परखिए अपने आप को, कूपन कोड है प्रीलिम्स 10, और इसको अवेल करके आप यहाँ पे डिस्काउंट पा सकते हैं, और ये टेस्ट सीरीज में भी आप पार्टिसिपेट कर सकते हैं। और इंफॉर्मेशन चाहिए तो टोल फ्री नंबर है, नंबर क्या है? 1800-890-3043। कॉल कीजिए, जरूर उठाएंगे फोन आपका। तीसरा सवाल आपके कंप्यूटर स्क्रीन पे ये रहा। इनमें से कौन से देश नदर्न ट्राइंगल के पार्ट हैं? तो ट्राइंगल है तो भाई साहब 3 कंट्रीज ही होंगी, ट्राइंगल की बात पूछी जा रही है। अब बर्म्यूडा ट्राइंगल तो हमने बहुत सुना था, ये नर्दर्न ट्राइंगल क्या है? तो क्या सही जवाब है? सही जवाब है नॉर्थ कोरिया, रशिया और चाइना। तो ये आपको बात पता हो कि ये तीनों देश नदर्न ट्राइंगल बनाते हैं। मैं पहले आपको मैप दिखा दूं, तो ये नॉर्थ कोरिया, रशिया और चाइना। बेसिकली ये नदर्न ट्राइंगल किस कंटेक्स्ट में, मैंने पीछे करंट अफेयर्स में, बाय द वे आपको बताना चाहता हूं कि हमारा वीकली करंट अफेयर्स का भी एक प्रोग्राम है, पेड कोर्स है, और खूब सारे करंट अफेयर्स उसमें मैं डिस्कस करता हूं। और आईआर में तो वैसे भी लोडेड करंट अफेयर्स होते हैं विद एक्स्ट्रा चीज। तो इस करके अगर आपको ठीक लगे, अगर आप हमारे करंट अफेयर्स कोर्स को ज्वाइन करना चाहते हैं, तो जरूर उस ऑप्शन को भी अवेल कर सकते हैं। स्टैंड अलोन वीकली करंट अफेयर कोर्सेज होते हैं। यदि आप आईआर का ज्वाइन करना चाहते हैं, एनवायरमेंट का, साइंस एंड टेक का, ज्योग्राफी का, कोई भी सब्जेक्ट आपको लगे आप ज्वाइन कर सकते हैं। नदर्न ट्रायंगल बेसिकली इसके बारे क्यों बात हुई है? बिकॉज देखिए कोरियन पेनिनसुला में ना टेंशन अभी फिर हो रहे हैं। नॉर्थ कोरिया ने फिर अभी एक न्यूक्लियर मिसाइल टेस्ट किया था। अब देखिए, अब चक्कर क्या है कि देखिए कोरिया और साउथ कोरिया, नॉर्थ कोरिया लड़ाई 1950 से 53 के बीच में कोरियन पेनिनसुला में लड़ाई रही थी, और तब से लेके आज तक साउथ कोरिया जो है वो एक अलाय है, दोस्त है अमेरिका का। और अमेरिका ने साउथ कोरिया को ये कहा है कि देखो चाहे जो मर्जी हो जाए, नॉर्थ कोरिया जितना मर्जी न्यूक्लियर बॉम्ब्स बनाए, तुमने यहां पे किसी किस्म का न्यूक्लियर बॉम्ब नहीं बनाना। यदि तुम्हें कोई प्रॉब्लम आती है, यदि किसी किस्म की मुसीबत आती है, तो मैं बैठा हूं, मेरे सिक्योरिटी अम्ब्रेला के अंडर तुम सेफ हो। अब अभी रशिया यूक्रेन की लड़ाई चल रही है, और हम देख रहे हैं कि पिछले कुछ 2-3 सालों से रशिया और चाइना के बीच में नजदीकियां बढ़ रही हैं। तो तीनों देशों ने एक अलायंस बनाया है, बिकॉज तीनों देशों का कॉमन एनिमी कौन है? अमेरिका। ठीक है, तो कहीं ना कहीं नॉर्थ कोरिया, चाइना और रशिया, ये तीनों एक ट्रायंगल यानी कि एक अलायंस बना रहे हैं टू चेक द इंटरफेरेंस और टू चेक द डोमिनेंस ऑफ अमेरिका इन द कोरियन पेनिनसुला। ठीक है, इनफैक्ट नॉर्थ कोरिया ऑल दिस वाइल फ्रॉम द लास्ट 2 years has been supporting Russia in the Russia-Ukraine war. In fact, नॉर्थ कोरिया ने इस बात के लिए भी आवाज उठाई है कि अमेरिका क्यों क्वाड बना रहा है, क्यों ऑकस बना रहा है, चाइना को इंडो पैसिफिक रीजन में आइसोलेट करने के लिए।
तो ये नॉर्दर्न ट्रायंगल उस कंटेक्स्ट में हमने और डिटेल में डिस्कस किया है करंट अफेयर्स में। बहरहाल इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो आपको पता होना चाहिए। तो नॉर्दर्न ट्रायंगल का बेसिकली ऑब्जेक्टिव क्या है? अमेरिका के इन्फ्लुएंस को कोरियन पेनिनसुला के रीजन में और रिड्यूस करना। चौथा सवाल आपके सामने आपके स्क्रीन पे है, एनसीईआरटी में से है ये मैंने एनसीईआरटी से सवाल उठाया है। Which among the following statements about the Cold War is wrong? 4 ऑप्शंस आपके सामने हैं, आपने सही ऑप्शन यहां पे बताना है। बहुत इजी क्वेश्चन है, थोड़ा सा एनसीईआरटी की भी बेसिक आपकी नॉलेज टेस्ट होनी चाहिए। वैसे बाय द वे कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड पॉलिटिक्स क्लास 12th की एनसीईआरटी है, कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड पॉलिटिक्स 12th क्लास की एनसीईआरटी है। ज्यादा टाइम नहीं लगता, एक दिन लगेगा पढ़ने में। यदि आपने नहीं पढ़ी तो पढ़ लीजिएगा, और अगर आपको लगता है कि आपको एनसीईआरटी आईआर की भी है, ज्योग्राफी की भी है, हिस्ट्री की भी है, एनवायरनमेंट की भी है, साइंस की भी है, तो उसके लिए अब आप कहेंगे कि सर बात बात में प्रमोट करते हैं, लेकिन क्या करें, अब थोड़ा सा तो प्रमोट करना ही पड़ता है, बिकॉज हमारे डिटेल में बहुत ज़्यादा कॉम्प्रिहेंसिव डिटेल में हमारे पेड कोर्सेज होते हैं। तो एनसीईआरटी का भी बहुत डिटेल में हमने एक कोर्स बनाया है जहाँ पे सारी की सारी एनसीईआरटी हमने इन डेप्थ डिस्कस करी है सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट्स के द्वारा। तो आप उसमें आप और डिटेल में बातें समझ सकते हैं जो हमने वहाँ पे डिस्कस किया है। क्वालिटी तरीके से पढ़ाया, नहीं तो ऐसे तो फ्री में एनसीईआरटी यूट्यूब पे भी बहुत सारे चैनल्स कराते रहते हैं, लेकिन क्वालिटी और ऐसे फ्री में कराने में बहुत फर्क रहता है ना। इसका सही जवाब क्या है दोस्तों? इसका सही जवाब है, रॉन्ग स्टेटमेंट पूछा गया आपसे तो यूएस और यूएसएसआर वर एंगेज्ड इन डायरेक्ट वॉर्स, ये बिल्कुल गलत है। हाँ, इनडायरेक्ट वॉर्स की जहां पे बात आती है वो बिल्कुल सही है। कोल्ड वॉर के जमाने में जैसे आपको पता है 2 कैंप्स बने थे, एक नेटो का कैंप था, एक आपका वॉर्सो जो आपका नेटो का कैंप था, एक वॉर्सो पैक्ट था। वॉर्सो पैक्ट वाज हेडेड बाय द सोवियत, नेटो कैंप वाज हेडेड बाय अमेरिका। सो अब देयरफॉर अब कहीं पे भी अगर कुछ हॉस्टिलिटी होती थी दो देशों के बीच में, फॉर एग्जांपल जैसे हम क्यूबन मिसाइल क्राइसिस की बात करें तो क्यूबा वाज लीनिंग मोर टुवर्ड्स द सोवियत, और अमेरिका और क्यूबा की वैसे नहीं बनती थी। तो इनडायरेक्ट वॉर जरूर हुए थे, जैसे क्यूबन मिसाइल क्राइसिस की बात करें, दैट इज अ क्लासिक एग्जांपल कि कैसे ये कोल्ड वॉर एक्चुअल में प्ले पे था, एक्चुअल में कैसे ये एक डायरेक्ट तरीके पे एस्केलेट नहीं किया था, बिकॉज यूएसएसआर वाज प्रोवाइडिंग मिसाइल्स टू क्यूबा। So therefore in the entire period of Cold War, post the World War II till 1991, US and USSR were never engaged in direct war. So this is the wrong statement, but as per the question, this is the right answer. लास्ट में सवाल पूछ रहा हूं मैं लुबलिन ट्रायंगल के बारे। लुबलिन ट्रायंगल को लेके वैसे मैंने कुछ 2-3 महीने पहले एक शॉर्ट भी बनाया था स्लीपी क्लासेस पे ही, यदि लुबलिन ट्रायंगल स्लीपी क्लासेस भी सर्च करेंगे तो आपको मिल जाएगा। लुबलिन ट्रायंगल has been compared to which of the following alliances? थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन होगा, मुझे लगता है कि मोस्टली सब बच्चों का या कुछ बच्चों का ये सही हो सकता है, काफियों का गलत हो सकता है। सही आंसर है इसमें द विसेग्राड ग्रुप, ये ऑप्शन सी जो है ये सही आंसर है। पहले तो लुबलिन ट्रायंगल के बारे समझे। लुबलिन ट्रायंगल डिक्लेयर करता है अपनी सपोर्ट कि यूक्रेन की जो टेरिटोरियल इंटेग्रिटी है वो रिस्टोर की जा सके विद इन द इंटरनेशनली रिकॉग्नाइज बॉर्डर्स, और रशिया यूक्रेन के युद्ध का खात्मा हो सके, उसके लिए ये लुबलिन ट्रायंगल बनाया गया है। लुबलिन ट्रायंगल में 3 देश मौजूद हैं, वो कौन से हैं? लिथुएनिया, पोलैंड और यूक्रेन। तो ये तीनों देश मौजूद हैं, और लुबलिन ट्रायंगल बेसिकली यहां पे सपोर्ट करता है कि यूक्रेन कैसे तेजी से और कैसे जल्द तरीके से इंगेज कर सकता है, इंटीग्रेट हो सकता है विद इन यूरोपियन यूनियन एंड नेटो जब ये लड़ाई खत्म होगी। और साथ के साथ ये यहाँ पे इकोनॉमिक्स रिलेटेड बातें भी की जाती हैं, इकोनॉमिक अलायंस भी है, पॉलिटिकल अलायंस भी है, सिक्योरिटी रिलेटेड अलायंस भी है। बट सबसे जरूरी बात है कि रशिया यूक्रेन के युद्ध के दौरान कैसे ये लड़ाई खत्म हो सके और कैसे यूक्रेन इस लड़ाई से बाहर निकल सके, इस पर्पस के लिए लुबलिन ट्रायंगल बनाया गया है। विसेग्राड ग्रुप ये 4 देशों का संगठन है, कल्चरल एंड पॉलिटिकल अलायंस ऑफ 4 सेंट्रल यूरोपियन कंट्रीज हैं। कौन से वो 4 देश हैं? चेक रिपब्लिक, स्लोवाकिया, हंगरी एंड पोलैंड, ये 4 देशों का अलायंस है। और ये अलायंस एम करता है टू एडवांस कोऑपरेशन इन मिलिट्री, इकोनॉमिक, कल्चरल, एनर्जी अफेयर्स, ताकि ये चारों देश जो कि नेटो का भी हिस्सा है, यूरोपियन यूनियन का भी हिस्सा है, बुकारेस्ट 9B9 का भी हिस्सा है, कैसे ये अपना और इंटीग्रेशन विद इन द ईयू और ज्यादा एडवांस कर सकते हैं। एक छोटा सा होमवर्क आपको मैंने दिया है कि यूएन के कितने ऑर्गन्स हैं आईसीजे को छोड़ के, वो आपने कमेंट सेक्शन में बताना है, और आपने अपने कितने मार्क्स बने हैं, सही मार्क्स कितने बने हैं नेगेटिव मार्किंग समेत, वो भी आपने बताना है। एंड जाने से पहले अगेन वन एडवर्टाइजमेंट, वो है दोस्तों हमारा क्वालिटी इंप्रूवमेंट प्रोग्राम फॉर दोज पीपल हु आर प्रिपेयरिंग एंड हु आर अपेयरिंग फॉर यूपीएससी 2024। कंटेंट लेक्चर्स आपको यहाँ पे मिलेंगे क्वेश्चन आंसर फॉर्मेट में, मेन टेस्ट सीरीज आपको मिलेंगी विद वीडियो सॉल्यूशंस, स्ट्रेटेजिक मेंटरशिप, प्रीलिम्स के लिए रेफरेंस मटेरियल आपको प्रोवाइडेड है, प्रीलिम्स टेस्ट सीरीज प्रोवाइडेड है, एकेडमिक मेंटरशिप प्रोवाइडेड है।
नाउ ऑल इन ऑल, यदि आपको लगता है कि सर मेरे को कोई कंटेंट नहीं देखना, मेरे को कोई वीडियोस नहीं देखने, मेरा जीएस, मेरा ऑप्शनल सब कुछ कवर्ड है, लेकिन अगर आपको फिर भी मेंटरशिप की रिक्वायरमेंट है, टेस्ट सीरीज की रिक्वायरमेंट है, जो कि अगले साल मेंस 2024 तक वैलिड रहेगा, तो एक छोटा सा कोर्स उन बच्चों के लिए है। और इन्फॉर्मेशन के लिए टोल फ्री नंबर पे कॉल करें और हमारे साथ जुड़े। एंड अ वेरी गुड नाइट टू ऑल ऑफ यू। मिलेंगे बहुत जल्द। थैंक यू सो मच एंड जय हिंद।